Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the source given below and answer the question that follow. It's mean ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो सोर्स दिया हुआ है आपको इस सोर्स को पढ़ना है और इसके बेस पे आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम हमारे सोर्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, देखो जब भी आपसे सेंचुरी की बात बोले तो अगर ये 20th सेंचुरी तो बोल रहा है तो उसका मतलब है कि हमें बैकवर्ड जाना है। सन 1900 से लेके 1999 का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो 20th सेंचुरी का पीरियड होगा। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाएगा 17th सेंचुरी तो 17th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, 1600 से लेके 1699 का पीरियड जो होगा, यानी कि 1 ईयर बैकवर्ड, 1 सेंचुरी बैकवर्ड करके हम समझ सकते हैं इसको कि होता है। तो अगर 20th सेंचुरी की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि 1900 से लेके 1999 के बीच की बात हो रही है और ये मिडल में हो रहा है। ऐसा जो बता रहा है जो हम बढ़ेंगे बातें यहाँ पे, ये मिडल ऑफ 20th सेंचुरी की बात हो रही है। फिनिश प्रोडक्ट्स कॉलोनीज सच एज इंडियन एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडिया क्या करता था 20th सेंचुरी के बिल्कुल मिड में, इट्स मीन 1950 के अराउंड में इंडिया ये करता था कि वो अपने देश का जो रॉ मटेरियल था उसको तो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, उसको उसको बाहर बेचता था, और जो फाइनल और फिनिश गुड्स बनकर तैयार होते थे जो बाहर के देशों में तैयार होते थे उनको इंडिया खरीदा करता था। तो ये तो कितनी गलत बात है कि हम अपने देश का कच्चा माल बेच रहे हैं सस्ते कीमतों पे और फिर उन्हीं कच्चे माल से बना हुआ जो तैयार माल है, जो फिनिश गुड्स है, वो महंगे दामों में खरीद रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत खराब कंडीशन थी। ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टिंग कंट्रीज, और उस टाइम पे ट्रेड एक मेन सोर्स हुआ करता था अलग अलग कंट्रीज के बीच के कनेक्शन का। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टी नेशनल कंपनीज इमर्ज ऑन द सीन। और ये कब की बात है, जब पूरे सिनेरियो में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एमएनसी का इमरजेंस नहीं हुआ था। एमएनसी मतलब क्या है, मल्टी नेशनल कंपनीज। A MNC is a company that owns or control production in more than one nation। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ली कि एमएनसी की डेफिनेशन दीजिए, तो एमएनसी क्या होती है? एमएनसी वो कंपनी होती है जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सिर्फ किसी एक देश तक सीमित करके नहीं रखती है, बल्कि अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड के अलग अलग देशों के बीच में क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टैब्लिश करती हैं। उन्हें बोला जाता है एमएनसी। MNC set up offices and factories for the production in region where they can get cheap labor and other resources। ध्यान रखिएगा, MNC अपने ऑफिसेज को, अपनी फैक्ट्रीज को या अपने प्रोडक्शन यूनिट को ऐसे रीजन में स्टैब्लिश करती है जहां पर उनको काम करने के लिए स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाए और रिसोर्सेज भी बहुत इजीली मिल जाए। दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और इन कंडीशन का ध्यान इसलिए रखा जाता है ताकि MNC जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत ही कम दामों में, बहुत ही लो प्राइसेस पे प्रोड्यूस कर सके और फिर उनको महँगे दामों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये कंडीशन जो है कि जहाँ पर सस्ता लेबर मिल जाएगा, एमएनसी वहीं पर अपनी कंपनीज़ को सेटअप करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, और सिंपल सी बात है, एमएनसी वहीं पर अपनी फैक्ट्रीज़ को लगाते हैं जहाँ से मार्केट एरिया बहुत नियर पड़ता है। वेयर देयर इज़ अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट, और वहाँ पर अपना काम को स्टैब्लिश करती हैं, अपने इस यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हैं ताकि उन्हें स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल जाए। तो हर तरीके से जो एमएनसी हैं अपने यूनिट स्टैब्लिश करने से पहले ये देखती हैं कि जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री लगा रही हैं, इन फ्यूचर उस जगह में उनकी फैक्ट्री से उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब चीज़ों को, ये प्री रिक्विज़िट आप कह सकते हो शर्त होती हैं जिनके बेस पे एक एमएनसी अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करती है किसी स्पेसिफिक एरिया में। तो ये था आपका पूरा सोर्स। अब हम रीड आउट करते हैं आपके क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अंटिल द 19th सेंचुरी दैट वाज यूज्ड टू बी द एक्सपोर्टेड, मतलब 19th सेंचुरी तक हम लोग क्या एक्सपोर्ट किया करते थे? किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए? तो देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है ना, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो ये दोनों ही ट्रेड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
इम्पोर्ट का मतलब होता है अपने देश में हम जब सामान बाहर से खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने देश का सामान बाहर बेचते हैं। तो अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी के टाइम पे इंडिया किन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करता था, हम किन चीज़ों को बाहर बेचा करते थे, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट ओनली, यानी कि अपने देश में बनाए हुए रेडीमेड प्रोडक्ट्स को हम बेचा करते थे, टेक्सटाइल को बेचा करते थे, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे, या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, गलती में जल्दबाजी में सी लगा के आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रॉ मटेरियल को हम क्या करते थे, बाहर बेचा करते थे। बट यहाँ पर ये एक गलती, पता है कैसे हो जाएगी, गलती ये हो जाएगी कि जो फिनिश प्रोडक्ट हैं हम उनको तो एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी उनको तो हम इंपोर्ट करते थे, बाहर से खरीदा करते थे, एक्सपोर्ट थोड़ी करते थे फिनिश गुड्स को। फिनिश गुड्स को तो हम क्या करा करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। यहाँ पे लिखा है ना कि इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो इम्पोर्ट क्या करते थे, फिनिश गुड्स को हम बाहर से खरीदा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर नहीं होगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फिनिश प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फिनिश प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि बाहर से खरीदते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच की जो डिस्टेंस थी, जो एक बीच का जो डिस्टेंस था, दूरी थी, उसको उस डिस्टेंस को कौन कनेक्ट करता था? कैसे अलग-अलग कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हुआ करती थी? देखो यहाँ पर ना आपके क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, एक गलती जो है वो आपके एक्सट्रैक्ट में है, और वो ये है कि यहाँ पर 20th सेंचुरी नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 19th सेंचुरी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके 19th सेंचुरी के बन रहे हैं। यहाँ पर भी 19th सेंचुरी का है, यहाँ पर भी 19th सेंचुरी का है। ओके? तो देखते हैं कि 19th सेंचुरी में अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक क्या था, जुड़ाव का एक कारण क्या था? टूरिज़्म था, ट्रेड था, कोलोनियलिज़्म था, या फिर फॉरेन एक्सचेंज था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि उस टाइम पे सभी कंट्री जो थी वो कैसे जुड़ी हुई थी आपस में? ट्रेड के थ्रू। तो ट्रेड जो है वो मेन चैनल था उनके बीच के कनेक्शन का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एमएनसी? एमएनसी क्या है? तो एमएनसी वो होती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पे जानी जाती हैं, जो अपने प्रोडक्शन यूनिट को किसी एक देश तक सीमित ना रखकर वर्ल्ड के अलग-अलग देशों में उनको बढ़ाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपनीज़ हाइलाइट करते हैं, कंपनी विच इज ऑपरेट विद इन इट्स नेशन लिमिट्स, यानी कि वो कंपनी जो अपने सिर्फ देश के अंदर ही काम कर रही है, तो वो एमएनसी होती है। बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। एमएनसी तो वो होती है जो अलग अलग देशों में काम कर रही होती हैं। कंपनी विच इज एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि वो कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के देशों में बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, वो होती हैं एमएनसी। या फिर कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, यानी कि वो देश, वो कंट्री, वो कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को एक देश तक सीमित ना रखकर अलग अलग देशों में स्टेब्लिश करती है और वहां पे उन कंपनीज को ओन करती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर आपका एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्लियर आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। एमएनसी वो होती हैं जो अपने ऑफिसेज को, अपने फैक्ट्रीज को, अपनी प्रोडक्शन यूनिट को अलग अलग देशों में मोर देन वन नेशन क्या करती हैं, उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आपका यहाँ पे, वेयर डू जनरली एमएनसी सेट अप देयर प्रोडक्शंस, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बेसिकली या जनरली कहाँ पर सेटअप करने की कोशिश करती हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वेयर देयर आर इनफ नेचुरल रिसोर्सेज एट हाई कॉस्ट, यानी कि ऐसे एरिया में जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत महंगे दामों पे मिलते हैं। तो ये तो आपको वैसे भी एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि हर कंपनी ये सोचती है कि उसकी जो लागत है, जो उसको सामान जो तैयार कर रही है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। तो ये तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, वेयर देयर इज अ बिग इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि वहां पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेंगी जहां पर उनको इंटरनेशनल मार्केट काफी बड़ा मिल जाएगा। या फिर वेयर देयर इज अ चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि वहां पर अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करेंगे जहां पर उन्हें सस्ता मजदूरी मिल जाएगा, सस्ता लेबर मिलेगा, और अलग अलग रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। या फिर ऑप्शन डी, इन द कंट्रीज विच आर रिच, यानी कि सिर्फ उन्हीं देशों में एमएनसी स्टैब्लिश होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर
हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी कि एमएनसी अपनी यूनिट को वहाँ पर एस्टैब्लिश करती हैं जहाँ पर उनको लेबर सस्ता मिल जाए, जहाँ पर उनको बहुत ही आराम से अदर रिसोर्सेज़ मिल जाएँ ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आए और फिर इन फ्यूचर वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर पता लग गए। हम वन बाय वन एक बार यहाँ पे लिख भी देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या सही था? ऑप्शन डी सही था। सेकंड क्वेश्चन का कौन-सा ऑप्शन सही था हमारा? सेकंड का सही था ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन का कौन-सा ऑप्शन सही है? थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4th है, उसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हैं आपके इस पूरे क्वेश्चन के, इस एक्सट्रैक्ट के सही क्वेश्चन आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।